कानून है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर नहीं सकते। इनकी मिल से जाके अगर ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं तो चीनी उठा के मार्केट में लेके आओ ताकि कीमत नीचे आए। पता चला जी जुलाई से ये शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है उस कानून के खिलाफ। गवर्नमेंट जब कुछ करने जाती है स्टे ऑर्डर लिए हुए इन्होंने। चीनी बेकाबू हो चुकी है, इस शख्स को पता नहीं है, सोचता कम है, बोलता ज्यादा है। चीनी का जो सब्जेक्ट है वो वफाकी सब्जेक्ट नहीं है। सूबे गन्ने की कीमत अनाउंस करते हैं। इस वक्त जो डिफॉल्ट किया है अपनी ऑब्लिगेशन में वो सिंध हुकूमत ने किया। वज़ीर-ए-आज़म के पैकेज से पहले ये 120 रुपए किलो बिक रही थी। पेट्रोल का लीटर है 9 रुपए बढ़ चुका है। चीनी है, सिंध वाले लेने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब में 85 से 90 रुपए की मिल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब फरमाते हैं कि दो ख़ानदान अपनी आधी दौलत वापस कर दें तो मुल्क से आधी महंगाई ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज मुराद सईद साहब वफाकी वज़ीर साहब ने फरमाया कि अगर शुगर मिल्स मालकान जो कि सियासतदान हैं, अगर वो चीनी सस्ती दे दें तो हम आवाम को चीनी सस्ती दे देंगे। आपको हर रोज़ एक नया लतीफ़ा सुनने को मिलता है। भाई, आप हुक्मरान हैं, आप हुकूमत में बैठे हैं। आप अगर किसी से कहेंगे कि करप्शन का पैसा वापस कर दें, आप किसी मिल मालिक से कहेंगे कि चीनी सस्ती कर दे, तो फिर आप हुकूमत के अंदर क्यों बैठे हैं? ये रोज़ लतीफ़े सुन सुनकर ये कौम तंग आ चुकी है। लेकिन महंगाई का तूफ़ान आगे बढ़ता ही चला जाता है। चीनी आज नहीं मिल रही किसी को। और बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ 160 रुपये तक चीनी जा पहुँची है, लेकिन वहाँ भी चीनी दस्तयाब नहीं है। आटे का क्या वहाँ किल्लत है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इल्ज़ाम तो लगा देते हैं, कहते हैं कि मिल मालकान ने 3 मिलें सिंध के अंदर नहीं चलाई। पंजाब के अंदर 15 जो तारीख़ है वो नवंबर मुकर्रर की गई है मिल्स को स्टार्ट करने के लिए। फिर कुछ मिल से कहा गया वो 20 तारीख से अपनी मिल स्टार्ट करेंगे। आखिर कुताही कहाँ पे है? कहा जाता है कि TCP ने पाकिस्तान में चीनी नहीं खरीदी। उस वक्त नहीं खरीदी जब 75 और 80 रुपये की चीनी खरीदी जा सकती थी, लेकिन 127 रुपये में इंपोर्ट करके सब्सिडी के साथ चीनी पाकिस्तान में दी गई, जिससे गवर्नमेंट को भी, हुकूमत पाकिस्तान को एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। आखिर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान चीनी पाकिस्तान में खरीदती क्यों नहीं है जिस वक्त चीनी बहुत सस्ती होती है? फिर ये तो कहा जाता है बड़ी आसानी से कि मिल मालकान चीनी अपने पास रख लेते हैं, स्टोर करते हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है, जिसकी वजह से इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। इसको रोकना आखिर जिम्मेदारी किसकी है? ये भी हुकूमत अगर कि माजी की हुकूमत पर डाल दे, जैसे आज खुसरो बख्तियार साहब भी कह रहे थे कि ये भी माजी की हुकूमत की नाअहली का नतीजा है, कि जिसके नतीजे में आज चीनी के बहरान का सामना है। गोया हुकूमत के पास एक बड़ा सादा सा जवाब है। उनसे जब भी पूछा जाए किसी बात के बारे में, वो कहते हैं ये माजी की हुकूमत ने गलती की, माजी हुकूमत की पॉलिसियाँ ऐसी थी जिसके नतीजे में आज हमें बहरान का सामना करना पड़ा है। ये आखिर कब तक चलता रहेगा? ये हर रोज़ ऐसे बहाने कौम कब तक सुनती रहेगी? लोग अपनी महंगाई की वजह से तंग आ चुके हैं और साथ साथ हुकूमत के जो लतीफ़े सामने आते हैं उससे शायद शदीद और गुस्से में आ जाते हैं कि अगर आपसे गलती हुई आप अपनी गलती मान लें। लेकिन यहाँ तो कोई गलती मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चीनी का बहरान और फिर ख़ास तौर पर अगर बलूचिस्तान में आटा नहीं मिल रहा तो इसकी ज़िम्मेदारी भी किस पर आयद हो सकती है? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजूद है। मेरे साथ मौजूद होंगे मुल्क के मुमताज़ माहिर मुआशियात जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ डॉक्टर शम्स इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे इजनास हैं। उन्हें मार्केट के अंदर जो इस वक्त जो ख़ास तौर पे अशिया ज़रूरत की बात की जाती है, उनकी होर्डिंग की बात की जाती है, उस पर भी उनकी गहरी निगाह है और इस हवाले से वो अपना एक मौक़िफ़ भी रखते हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, प्रोग्राम का आगाज़ अगर मैं आपसे करूँ, मुराद सईद साहब फरमाते हैं कि शुगर मिल्स मालकान चीनी सस्ती कर दें, हम आवाम को चीनी सस्ती दे देंगे। हुकूमत किस काम की है? देखिए, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया लतीफ़ों का कि हर रोज़ एक नया लतीफ़ा सुनने को मिलता है। अगर आप गौर से पिछले 3 सालों का तजिया करें तो वाकई हमें 2 चीज़ें बेशुमार नज़र आती हैं। एक तो लतीफ़े बहुत सामने आते हैं और दूसरे कुर्बानी के बकरे। देखिए, पहला साल गुजार दिया PTI हुकूमत का, उसमें 2 अशख़ास कुर्बानी के बकरे के लिए सामने आए थे। एक तो नवाज शरीफ साहब को कुर्बानी का बकरा बनाया गया था और फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब को। हमें बताया गया था कि 200 अरब डॉलर जो हैं वो बाहर पड़े हैं, वो वापस आ जाएंगे लूटे हुए। 100 अरब डॉलर हम IMF के मुंह पे मारेंगे और 100 अरब डॉलर से हम पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहाएंगे। ये पहले साल की कुर्बानी के बकरे थे। फिर दूसरे साल में कुर्बानी के बकरा जो वज़ीर-ए-आज़म साहब उनको माफियाज के नाम से याद करते हैं।
चीनी की कीमत जो आपको यहाँ तो 55 रुपए किलो थी 2018 में, जब वो 71 रुपए हो गई, फिर 2020 में वो 110 पे चली गई। तो फिर ये कहा गया कि ये माफियाज हैं और वो माफिया जो है वो ये कीमत बढ़ा देते हैं, तो कुर्बानी का बकरा जो है वो माफिया को बना दिया गया। अब आप देख रहे हैं कि IMF को भी कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है कि बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ रही है बिकॉज IMF हमारे ऊपर प्रेशर में डाल रहा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ रही है बिकॉज IMF प्रेशर में डाल रहा है। तो हमें दो चीजें तो बड़ी वाज़ेह नजर आई, एक लतीफे जो आपने जिक्र किया और दूसरा ये कुर्बानी। दो चीजें जो नजर बिल्कुल नहीं आई वो है कि एक सॉलिड किस्म की माशी टीम और फिर कोई माशी पॉलिसी। तो ना टीम है ना पॉलिसी है, और फिर नतीजा जो है वो आपके सामने है कि अभी आपको चीनी जो है 160-161 रुपए पे मिल रही है, टमाटर जो है 200 रुपए किलो चल रहे हैं, दर्जन अंडे लेने जाएं तो वो 180-200 रुपए के मिलते हैं, पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान की 74 साल तारीख का बुलंद तरीन पहुंच गया है। तो लतीफ़े बेशुमार हैं, कुर्बानी के बकरे बेशुमार हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं है वो एक माशी टीम नहीं है और माशी पॉलिसी नहीं। डॉक्टर साहब, अगर 22 दिन का रिकॉर्ड चीनी का स्टॉक मौजूद होने की बात कर रहे हैं, मुजम्मल असलम साहब ने आज कहा, तो फिर बहरान क्यों है अगर 22 दिन का स्टॉक मौजूद है? फिर दूसरा ये भी बताइएगा कि ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने चीनी पाकिस्तान से नहीं खरीदी, इंपोर्ट कर ली, वो भी 127 रुपये में, उसके ऊपर सब्सिडी देनी पड़ी। पाकिस्तान की शुगर मिल से चीनी खरीदना क्या मुश्किल था TCP के लिए? देखिए, तारीख जैसे मैंने कहा 2018 में 55 की थी, फिर 2018 में 55 की थी, 2019 में 71 की हो गई। फिर आपको याद है हुकूमत ने रिपोर्टें निकलवाई कि इन्वेस्टिगेट करें कि ये कौन ये काम कर रहा है, और वो रिपोर्टें बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट आई थी। अगर आपको याद करें तो उसमें 3 चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पे बताई गई। उसमें बताया गया था कि कोई 7,83,000 टन चीनी हमने एक्सपोर्ट कर दी है और एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी भी दे दी गवर्नमेंट पंजाब ने, कोई 3 अरब रुपए की सब्सिडी बांटी गई। वो रिपोर्ट में उन शख्सियात की निशानदेही की गई, उनका नाम बताया गया कि इनको ये फायदा पहुंचा। और तीसरी चीज उस रिपोर्ट ने बताई कि ये जो हम एक्सपोर्ट कर दी हमने चीनी, उसके नतीजे में पाकिस्तान की कीमतों पे क्या असर हुआ। तो यहाँ पे इनको बिल्कुल कोई पॉलिसी बनाने में नाकामयाब रहे हैं। कभी चीनी एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसके ऊपर सब्सिडी भी दे देते हैं, फिर पता चलता है कि चीनी पाकिस्तान में कम है, फिर ये चीनी इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। वही चीनी जो एक्सपोर्ट की हुई थी उससे 2 गुना महंगी चीनी जो है वो इंपोर्ट होना शुरू हो जाती है। यही वाला हाल पेट्रोल के सेक्टर के अंदर भी है, डीजल के सेक्टर के अंदर भी इसी किस्म का काम हो रहा है कि पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे अब जो पॉलिसी हमारे सामने आई है, हमें बताते हैं कि हर शुगर मिल पे हम पुलिस वालों को बिठाएंगे, हम छापे मारेंगे, हम डंडों का इस्तेमाल करेंगे। अब पिछले 50 साल से कीमतों को कंट्रोल करने के लिए डंडा नाकामयाब रहा है, छापे नाकामयाब रहे हैं, उनके नतीजे में मजीद कीमत बढ़ जाती है। तो 50 साल की तारीख से कोई सबक सीख लें। यहाँ पे प्रॉब्लम है सप्लाई चेन का। जब तक आप सप्लाई नहीं गारंटी करेंगे तो यहाँ चीनी के साथ भी यही होगा, पेट्रोल के साथ भी यही होगा, टमाटर के साथ भी यही होगा, कुकिंग ऑयल के साथ भी यही होगा। यहाँ प्रॉब्लम डंडे की जोर से हल होने वाला नहीं है, छापों के जोर पे हल होने वाला नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि उनको पॉलिसी बनानी है। बिल्कुल ठीक। शम्स इस्लाम साहब, अगर चीनी की कीमत 140 से 150 रुपये जा पहुंची है, कसूरवार कौन है? हुकूमत तो बड़ी आसानी से कहती है, कभी मिल्स मालकान को कहती है, कभी स्टॉकर्स के बारे में बात करती है। कौन जिम्मेदार है? अगर चीनी मौजूद है मार्केट के अंदर, फिर उसकी कीमत 140, 150 और जैसे कि मैंने कहा बलूचिस्तान में 160 रुपये से भी ज़ायद हो गई। देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आप तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने बड़ा टाइमली इसका नोटिस लिया कि कीमतें जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, और उसके बाद जब नोटिस लिया गया इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब को भी पता चला, और अब जब चीनी जो है 2 दिन के अंदर जो 142 रुपये की जुमेरात को हो चुकी थी वो गिरना शुरू हुई और आज जो है 120 रुपये तक पहुंच गई है। तो पहली बात तो ये है कि चीनी कम होना शुरू हो गई। अब चीनी क्यों बढ़ी थी? सब बात जगह पर चीनी मिलती नहीं है, बहुत सी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ चीनी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूँ, वहाँ चीनी अवेलेबल ही नहीं है। जी देखें जी, सप्लाई जो है आपकी
किन किन इलाकों में है, कहाँ नहीं है, ये तो सूबों की जिम्मेदारी है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं आपको इस बताने जा रहा हूँ कि ये हुआ क्यों है। पॉलिसी, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पॉलिसी इस मुल्क में कोई नहीं है। 60s से आपकी जो पॉलिसी चली आ रही है कि सपोर्ट प्राइसेस लगा दो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो तो ग्रोअर ज्यादा उगा लेगा, और सब्सिडी दे दो तो एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये पॉलिसी कभी भी हेल्दी पॉलिसी नहीं होती, और उसी की वजह है कि आज तक आपके 55-56 साल हो गए, आपके यहाँ मुख्तलिफ वक्तों पे शुगर के क्राइसिस आ रहे हैं, और आइंदा भी आएंगे अगर यही ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी रही, जिसका कोई एक कहता हूँ कि एक लेगेसी बनाई हुई है, एक रीत बनाई हुई है कि हमने जी गन्ने की पैदावार बढ़ानी है, कीमत बढ़ा दो सपोर्ट प्राइस की, गन्ना लग जाएगा ज्यादा। हमने गंदम की पैदावार बढ़ानी है, उसकी कीमत आप बढ़ा दो, वो गंदम ज्यादा लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ये है कि जब आपके स्टॉक्स अपने पास जो है, हमेशा आपका क्रचिंग सीजन जो है ज़्यादातर जो है सिंध में फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होता था, लास्ट ईयर भी हो चुका था, और 15 अक्टूबर तक जो है क्रशिंग स्टार्ट हो जाती थी। इस दफ़ा हुकूमती बयानात कुछ इस किस्म के आए कि लोगों ने उसको मनोहन कबूल किया कि 15 नवंबर में क्रशिंग स्टार्ट होगी, और अभी तक कोई मुझे इतला नहीं है कि इतनी ज़्यादा मिलें कोई स्टार्ट करके बैठी हैं। लेकिन शमस साहब, अगर शमस साहब पंजाब में जो नोटिफिकेशन हुआ है उसके मुताबिक 15 नवंबर और 20 नवंबर में क्रशिंग सीजन का आगाज़ होगा। 225 रुपये गन्ने की जो कीमत मुकर्रर की गई है, इसका अगर आप कंपैरिजन निकालें तो फिर कीमत क्या निकलेगी? देखिए, मैं नसरुल्लाह साहब वही बता रहा हूँ कि ये पॉलिसी भी गलत है कि गवर्नमेंट अनाउंस करेगी कि क्रशिंग सीजन कब स्टार्ट होगा। मुझे बताएं कि कपास के सीजन की नोटिफिकेशन आती है, चावल की, धान की काश्त कब कटाई होनी है उसका नोटिफिकेशन आता है। ये शुगर केन के अंदर ही ऐसा क्यों है? ये एक हाईली पोलिटिसाइज सेक्टर है। इसके अंदर आप देखें कि तमाम सियासी खानदानों के लोगों के जो है वो मिले हैं, और ये पॉलिसी नहीं आनी चाहिए थी कि अगर आपको होता है कि मिले आपकी अक्टूबर के एंड उसमें स्टार्ट हो जाती है शुरू में 10-15 दिनों के अंदर, तो आपकी जो है आज आपके पास एक वाफर सप्लाई बढ़ चुकी होती, उसका फायदा मार्केट में, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो मार्केट है ये कोई मार्केट नहीं है, यहाँ पर जो है स्पेक्यूलेटर्स की जन्नत है, यहाँ पर मुनाफाखोरों की, होल्डर्स की जन्नत है। यहाँ पाकिस्तान में अजनास जो है हर पाकिस्तानी स्टॉक कर रहा है, हर हाईली वेल कनेक्टेड बंदा है वो इसकी जखीरांदोजी करता है ताकि मुनाफा कमाए। और वही हुआ कि जब उनको पता था कि चीनी की प्रोडक्शन क्रशिंग तो होनी है स्टार्ट 15 नवंबर को, और उस पर जो है रोजाना की बुनियाद पर रेट बढ़ाना शुरू कर दिए, और रेट बढ़ गया इतने ज्यादा, उसके ऊपर किसी भी मुताल्लिका जो अदारे इतने सारे हैं हुकूमत के, सूबाई हों, वफाकी हों, किसी ने नोटिस नहीं लिया। जब 142 की पहुंच गई तो उसके बाद ये सारों को एहसास हुआ कि जी ये तो ज्यादा पानी सर से ऊपर गुजर गया है। तो ये आपकी पॉलिसी जब आप तक सही नहीं करोगे, आपको चाहिए कि जिस तरह से ओपन मार्केट होती है, रेगुलेटेड ओपन मार्केट, मैं ओपन मार्केट की पूरा नहीं कहूंगा, रेगुलेटेड ओपन मार्केट की पॉलिसी बनाएं। काश्तकार को ये पूरा हो कि वो उसकी जगह गन्ना उगाना है गन्ना उगाए, कपास लगानी है कपास लगाए, उसको 2 फसल उगानी है जिसमें उसको वारा आता है वो लगाए, और साथ ही उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं हो कि वो गुड़ नहीं बनाएगा, वो गन्ना सारा शुगर मिलों को देगा। एक आज़ाद पॉलिसी लाएंगे तो पाकिस्तान जो है चीनी का जो आज इंपोर्टर बना हुआ है एक्सपोर्टर बन सकता है। पाकिस्तान में जो 80-100 एक्यूम्जा की चीनी बनती है उससे बेहतर चीनी बनेगी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीनी होगी। ठीक है शमस साहब, एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल कर लें, वापस आते हैं तो उससे बात करेंगे क्या ओपन मार्केट करके बिजली चीनी के निर्ख रोके जा सकते हैं, क्योंकि फिर ये होगा कि चीनी के निर्ख रोकना और मुश्किल हो जाएगा। फिर जब आप गन्ने की कीमत मुकर्रर कर देते हैं उसके बाद कास्ट शुगर मिल मालकान की जो होती है उसको शामिल करने के बाद चीनी की कीमत रुकेगी कैसे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आपकी मुल्की पॉलिसियाँ, मैशत की पॉलिसियाँ, उस पर बड़ी गहरी नज़र है। ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो चीनी के हवाले से हम जो डिबेट कर रहे हैं, गन्ने की प्राइस स्कीम जो है अगर हुकूमत फिक्स कर देती है, जैसा कि सिंध में इस बात के इम्कान है कि 250 रुपये फिक्स की जा सकती है, फिर तो चीनी की जो कास्ट है अगर 4 किलो निकले एक मन में से तो वो 65 रुपये तो वो बन जाएंगे, फिर ऊपर कास्ट है, फिर उसके साथ साथ मिल में चीनी बनने वाली हर रोज़ तो बेची नहीं जा सकती। यकीनी बात है मिल उसको स्टॉक करती हैं, फिर उस पर लोन लेती हैं, क्रेडिट लाइन लेती हैं, इस तरह कीमत तो और बढ़ जाती है। क्या हुकूमत को रेट फिक्स करने चाहिए? देखिए, हुकूमत का काम हुक्मरानी करना है, बिजनेस करना नहीं है। आप अगर 2-3 फसलों को उनका रिकॉर्ड देख लें कि चीनी में हुकूमत गन्ने की कीमत फिक्स करती है, हुकूमत लाइसेंस देती है कि कौन शुगर मिल बना सकता है कौन नहीं बना सकता।
इसी तरह हुकूमत गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है फिक्स करती है, वो कोटा देती है कि आटे की मिलों को कितना आटा जाएगा। इन दोनों फसलों का बेड़ा गर्क हो जाता है, किल्लत भी रहती है और इनकी कीमतें भी आसमान से बातें करने लगती हैं। अगर आप देखिए कि जो चावल की फसल है उसमें हुकूमत की कोई मुदाखलत नहीं है। चावल हम हर साल कंसेक्यूटिवली जो है वो 500-600 मिलियन का एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कभी किल्लत नहीं आती, उसकी कीमत के ऊपर भी कोई बड़ा जोर शोर नहीं चलता। जिस बिजनेस के अंदर हुकूमत इंटरफेयर करेगी, मुदाखलत करेगी, चाहे वो पेट्रोल का सेक्टर हो, डीजल का सेक्टर हो, चीनी का सेक्टर हमारे सामने है, गंदम का सेक्टर हमारे सामने है, वहाँ पे डिस्टॉर्शन आ जाती है, वहाँ पे हुकूमत तबाही फेर देती है। वहाँ पे जिसको हम कहते हैं, जैसे बचपन में अगर आपको याद हो, हम रॉबिन हुड की कहानी सुनते थे कि वो गरीब अपनों से पैसे छीन के गरीबों को दिया करता था। यहाँ पे रिवर्स रॉबिन हुड चल जाता है कि गरीबों की जेब से पैसा निकलता है और अमीरों की जेब में चला जाता है। अब आप सोचिए कि आज से 3 साल पहले जब 55 रुपए फी किलो चीनी बिक रही थी, तो उस वक्त 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं, सारी पाकिस्तानी मिलके अपनी चीनी की रिक्वायरमेंट तकरीबन 300-350 अरब रुपए में खरीद लेते। आज उतनी ही चीनी हमें 600-650 अरब रुपए की मिल रही है। तो 300 से 350 अरब रुपया आपकी मेरी जेब से निकल गया। अगर आपकी मेरी जेब से निकला है तो जाहिर है किसी की जेब में चला भी गया होगा। तो हुकूमत रेगुलेट जरूर करे, लेकिन हुकूमत जो है वो मुदाखलत बंद कर दे। लेट द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिसाइड कि क्या कीमत होनी है, किसने कितना गन्ना उगाना है या नहीं उगाना, किसने उसकी जगह कपास उगानी है, और फिर आलमी बरादरी के साथ बॉर्डर्स खोल दें। यानी कि आप ये क्यों कहते हैं कि हाँ आप चीनी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर हुकूमत सब्सिडी भी देती है। आप ये क्यों कहते हैं कि चीनी इंपोर्ट होगी तो उसके ऊपर हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे? जिसका दिल चाहता है जितनी मर्जी चीनी एक्सपोर्ट कर दे, हुकूमत अपने खजाने से उसको एक पाई भी ना दे। और जिसका दिल चाहता है जितनी मर्जी चीनी दुनिया के किसी भी मुल्क से पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट कर ले, हुकूमत पाकिस्तान किसी किस्म की इंपोर्ट ड्यूटी ना लगाए। इन दो अहकामात के नतीजे में आप देखिएगा कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को दुनिया की सस्ती तरीन चीनी मिलेगी। वो जो माफिया हम जोर लगाते हैं, वजीर आजम साहब भी बार बार जिक्र करते हैं, वो तितर बितर होके रह जाएगा और कभी भी एक किलो की भी किल्लत नहीं होगी इस मुल्क के अंदर। डॉक्टर साहब, आपने वज़ीर आज़म के बयानात की बात की, माफिया का वो जिक्र करते हैं, लेकिन इतने अहम ओहदे पे फायज वज़ीर आज़म साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, वो ये कहें कि कोई दौलत वापस कर दे, वो ये कहें मिल चीनी सस्ती कर दें, तब मैं महंगाई कंट्रोल करूँगा, ये मुनासिब है वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए? देखिए, ये खालिस्तन सियासी नारे हैं और इन सियासी नारों का वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बड़ा फ़ायदा पहुंचा। 2018 से पहले ये नारे लगाए गए थे और इनको कोई 1 करोड़ 60-70 लाख वोट इन नारों के ऊपर पड़ गया। तो इसका इकोनॉमिक से कोई ताल्लुक नहीं। देखिए, पहले ये नारा आपको याद है लगाया गया था कि 200 अरब डॉलर आएगा, लूटी हुई दौलत वापस आएगी। इनका ये सियासी नारे हैं। सियासी नारों के नतीजे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को पास में बड़ा फ़ायदा पहुंचा है। तो ये उनका हक है कि वो ये सियासी नारे लगाते रहें। उसका असर 22 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर कुछ नहीं होने वाला। आप सोचिए कि कोई तकरीबन 190 मिलियन पाउंड वो जो रियाज के हवाले से नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने पाकिस्तान वापस भेजे थे, यानी कि वो वाहिद अमाउंट है जो लूटी हुई वापस पाकिस्तान आई थी, उसका कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। ठीक। शम्स इस्लाम साहब, अगला क्राइसिस किसका होगा? अगर आप देखें शायद ज़रूरत की हम बात करें, क्योंकि एक के बाद एक क्राइसिस आ रहा है। लगता है कि अब चीनी के बाद आटे का क्राइसिस, आटे के बाद दालों का क्राइसिस भी आ जाएगा। जी बिल्कुल, देखें ना, जब तक हमारी पॉलिसी में चेंज नहीं आएगा, देखें तब्दीली के नाम पे मैंने भी वोट दिया, आपने भी वोट दिया होगा, लेकिन तब्दीली कैसे आनी थी कि पॉलिसी को तब्दील किया जाता। वो जो 60s से पॉलिसीज़ चली आ रही हैं, अगर उनको तब्दील नहीं करेंगे तो गरीब तो लूटता रहेगा इस मुल्क के अंदर। हमारे यहाँ अब जो आपने देखा कि चीनी 142 गई, अभी 120 की आई, ये आगे फिर कुछ दिनों में बढ़ सकती है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है, मैं कुछ सेंस कर रहा हूँ कि ये शुगर मिल वाले जो है क्रशिंग अगर डिले कर देते
जाते हैं 15 नवंबर से, तो फिर क्या होगा? क्योंकि आपके पास जो है इंपोर्टेड चीनी जो इतनी ज़्यादा नहीं आई, वो आप यूटिलिटी स्टोर पे या पंजाब में कुछ सिलेक्टेड शॉप्स पे दे रहे हो। फिर आपके पास यहाँ पर जो है इंटरवेंशन के लिए दूसरे सूबों में इतनी बफर स्टॉक तो नहीं है। तो आपकी मार्केट अगर ऐसी होगी जो क्रोनीज के हाथ में होगी, जो वेल कनेक्टेड लोगों के हाथ में होगी, तो वो तो क्राइसिस पे क्राइसिस लाएंगे। आटा भी आपका महंगा हो जाएगा। अब आपकी जो गंदम के जो इंपोर्ट आप कर रहे थे, आपने शुरू में देखा था कि खुशखबरियाँ सुनाई। एक तो हमारे यहाँ हुकूमत में जो है वो गूगली मास्टर जो है, गूगली इकोनॉमिस्ट जो है काफ़ी आ जाते हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारे यहाँ बम्पर क्रॉप्स हो गई हैं, अब ये 100 मिलियन टन की शुगर केन की प्रोडक्शन भी बता दी है उन्होंने। और साथ ही कह रहे हैं कि जी पिछले उन्होंने बताया था कि 28.75 मिलियन टन जो है वीट हुई है, जबकि वीट आपने इंपोर्ट की और आपने कोई 3-4 मिलियन टन का प्लान किया था। उसके बाद आपकी अभी वीट इंपोर्ट होती हुई आई है बड़े महंगे रेटों पे। तो ये चीज़ें जो हैं ऐसे माहौल में जब हुकूमत भी कारोबार करेगी और प्राइवेट सेक्टर भी करेगा, तो प्राइवेट सेक्टर आपको पता है दुनिया भर में एफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर होता है, उसकी डिसीजन मेकिंग जो है वो ब्यूरोक्रेसी से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आपकी चीनी जनवरी में आपने फैसला किया कि इंपोर्ट करेंगे, और आप अगर ब्यूरोक्रेसी आपकी 8 महीने गुजारने के बाद जुलाई एंड से स्टार्ट करती है और उससे पहले जितने टेंडर आए स्क्रैप करती रही। जब 390 की लाइफ शुगर फ्यूचर पे जो है चीनी थी, और अगर आप CNF ऐड करते वैल्यू तो आपको 400-450 की आती। तो $100-150 में महंगी चीनी लाना, तो साथ में जो आपका एफिशिएंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैठा हुआ है, उन्होंने उसी हिसाब से दाम बढ़ाना था। और कुछ दिनों पहले जो है रिपोर्टें भी आई थी कि आपकी जब चीनी लैंडेड जो है वो 123 रुपए की पड़ेगी, तो फिर इन्होंने कहा हम क्यों ना बढ़ाएं। इसी तरह से अब आपको आटे का बुरान आएगा। आटे का आपने गंदम इंपोर्ट बंद कर दी है। आपने जो है जो आपके जो एग्रेरियन बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स हैं जिनके पास जो है ज़मीन बहुत ज़्यादा है तो वो 1% 2%, लेकिन उनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं, उन्होंने गंदम गवर्नमेंट को नहीं बेची। और अब आपने साथ ही आटा एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान में आटा एक्सपोर्ट होगा रुपए में। तो रुपए में जो चीज़ एक्सपोर्ट होगी, तो आप बताएं कि क्या मेरे मुल्क को उससे क्या फ़ायदा होगा? आपका सिर्फ ये होगा कि आटा और महंगा होगा। इसी तरह से आपके पास अभी खाने का तेल है। ये दुनिया में अब क्या होता है कि जो आपके एक्सपोर्टर हैं पाम ऑयल के इंडोनेशिया मलेशिया में, वो अपनी एक्सपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ाते हैं। वहां से आप उनके साथ आपने FTA और PTA किया हुआ है, लेकिन जब आप यहाँ इंपोर्ट करते हो तो यहाँ फिर आप सेल्स टैक्स लगाते हो, डिजिटली लगाते हो। तो वो तो 150 रुपए का तेल था, तो वो 3 साल में जो है वो 400 में तो पहुंच गया। बिल्कुल ठीक है। शम्स साहब एक और कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, साथ ही बात करेंगे बलूचिस्तान की भी कि जहाँ इस वक्त ना चीनी है ना आटा है। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर खुराक जनाब सरदार अब्दुर्रहमान कैतरान साहब बलूचिस्तान से। सरदार साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि इस वक्त चीनी की सूरत हाल बलूचिस्तान में क्या है? कहा जा रहा है कि वहाँ चीनी मिल नहीं रही, और ख़ास तौर पे गंदम का एक अलग से क्राइसिस है। और ये भी कहा जाता है कि हुकूमत ने गंदम चूँकि ख़रीदी नहीं, हुकूमत के पास गंदम है ही नहीं। शुक्रिया जनाब, ऐसी बात नहीं है। किसने कहा कि गंदम खरीदी नहीं गई? इस दफ़ा बाज़ाब्ता खरीदारी हुई, और वो जो हम खरीदारी करते, मैं तो साबिक खरीदारी करते थे कि ये मार्केट को हम स्टेबल रखें, तो बदस्तूर स्टोर में मौजूद है। और फूड डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं 2 महीने से इस्तीफा दे चुका, मुझे एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं पता, लेकिन वो कोई सच बलूचिस्तान में इस वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी नई गवर्नमेंट बन गई है, तो ये क्राइसिस नहीं आएगा इंशाल्लाह। लेकिन कैतरान साहब, अभी लोगों को ये शिकायत हैं बलूचिस्तान में कि वहाँ गंदम इस वक्त दस्तयाब नहीं है, और चीनी की प्राइसेस 160 रुपए तक हैं। देख, का कोई कारण नहीं है, को पता होगा कि क्या सूरत हाल है यहाँ। तो वही चीनी आती है या इंपोर्ट होके आती है। तो ऐसे मैं तो चीनी के बारे में तो मैं एक लफ्ज़ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं खुद घर का सौदा भी खुद नहीं खरीदता हूँ। तो बाकी जो है ना, गंदम का मैं ये गारंटी करता हूँ कि 3-4 दिन में अगर कोई मामूली फर्क था भी, इंशाल्लाह कल हमारी काबिना हालत आ रही है, तो उसके बाद कैबिनेट के इजलास में इसको रिजॉल्व करेंगे अगर कोई मसला था तो। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान कैतरान साहब हमारे मौजूद है। डॉक्टर फ़रक सलीम साहब, 15 नवंबर को फिर कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम प्राइसेस का उसका रिव्यू किया जाएगा। अगर पेट्रोलियम प्राइसेस का रिव्यू होता है और इस बात का इम्कान है कि और मज़ीद बढ़ जाती हैं, फिर महंगाई कहाँ जाकर रुकेगी? साथ साथ वफाकी वज़ीर साहब ये फरमा रहे हैं कि अब गैस इस्तेमाल करने के बजाय सर्दियों में बिजली इस्तेमाल की जाए, बिजली के गीज़र इस्तेमाल किए जाएँ, बिजली के हीटर इस्तेमाल किए जाएँ। देखिए, तेल के हवाले से मार्च की 24 तारीख को हुकूमत पाकिस्तान वजारत ख़जाना ने IMF के साथ एक वादा किया था,
और उस वक्त हमारे वजीर खजाना साहब जो वो डॉक्टर हफीज शेख साहब थे, उन्होंने वादा ये किया था कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर 30 रुपए फी लीटर इजाफी टैक्स लगाया जाएगा पेट्रोलियम लेवी की मद में। अप्रैल के महीने में हमारे पास एक नए वजीर खजाना आ गए। उन्होंने कहा कि जी मेरे पास एक जादू की छड़ी है और मैं ना कोई टैक्सेस बढ़ाऊंगा, ना बिजली के रेट बढ़ाऊंगा, और उसके बगैर ही रेवेन्यू भी बढ़ा दूंगा और बिजली के गर्दिशी कर्जाजात पे भी कंट्रोल कर लूंगा। तो वो 6 महीने उनको मिले, लेकिन वो जादू की छड़ी ने काम नहीं किया। अभी तो आलमी मंडियां भी बढ़ रही हैं और अभी जो हमने बजट के अंदर 610 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा करना था पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स लगा के, उसकी अभी इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुई। अब अगर हम वापस IMF के पैकेज में जा रहे हैं तो वहां पे भी इजाफी टैक्स हमें लगाना पड़ेगा पेट्रोल और डीजल के ऊपर। तो मुझे खदशा ये है कि एक तो महंगाई का एक नया तूफान जो है वो हमारे दरवाजे पे खड़ा है। शम्सुल सलाम साहब, अगर ऐसी महंगाई का तूफान आता है तो स्टॉकिस्ट के बारे में कहा जा रहा है कि वो चीज़ें स्टॉक कर रहे हैं, ऐसी इतलात हैं? जी बिल्कुल, देखें हुकूमत ने ऑर्डिनेंस बनाया था होर्डिंग का, प्रॉफिटेरिंग का। उस ऑर्डिनेंस के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और होर्डिंग स्टॉक्स तो हर शख्स कर रहा है। और अभी जैसे आप पेट्रोल की भी बात कर रहे हो ना, कि इसमें भी अब आप पे आगे जाके आपका पेट्रोल जो देख रहे हैं कि वो $100 पर बैरल पे चला जाएगा। तो हमारे यहाँ तो मुसलसल नालायकियाँ और गलतियाँ की गई हैं। लास्ट ईयर जब पेट्रोल सस्ता हो गया था, $10-15 पे आ गया था, तो उस वक्त सारा बेनिफिट जो है हुकूमत ने पास ऑन कर दिया कंज्यूमर को, और हमने गाड़ियाँ चला के उसको ख़त्म कर दिया। और अब जब मुश्किल वक्त आया है, अब हुकूमत उसके ऊपर जो प्राइसेस इंटरनेशनल भी बढ़ गई हैं और हुकूमत उसके ऊपर टैक्स बढ़ा रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखें, पेट्रोलियम की जो प्राइस होती है, जो डीजल की प्राइस होती है, वो सबसे ज़्यादा आपके अजनास के ऊपर असरअंदाज करती है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में डीजल का यूज़ ज़्यादा है। ट्यूबवेल चलते हैं, गाड़ियाँ मंडी खेतों से मंडी तक आती हैं, मंडी से शहरों में जाती हैं, वो सारी डीजल पे होती हैं। जब आप डीजल की कीमत बढ़ाओगे तो उसकी जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है और उसकी वजह से महंगाई आती है। तो हमने वैसे ही एक तरफ से एक ऐसी पॉलिसी निकाली है कि अब आदमी जो है बैंक अकाउंट खोलने के लिए पहले पाकिस्तानी जो है वो अपना जाकर NTN नंबर दिखाता है, 100 सवाल उससे पूछता है तो बैंक अकाउंट उसका खुलता है। तो वो पैसा सारा जो बैंक अकाउंट में रखा जाता था वो आ गया मार्केटों में, अजनास में। क्योंकि आपने देखा है कि जो 3 सालों से जो नए गवर्नर स्टेट बैंक साहब आए हैं, उन्होंने मनी सप्लाई भी बढ़ाई है। क्योंकि जब भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है तो वो कैसे होती है, वो आपको पैसा तो चाहिए ना, कोई चीज़ ख़रीदने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ को पैसा चाहिए होता है, और वो फिर पैसा लगाता है, कहाँ से आता है, वो स्टेट बैंक को उसका जो मैंडेट दिया गया था कि महंगाई को कंट्रोल करेंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, तो वो हमारे जो अभी तक पॉलिसी तो वो वही दे रहे हैं जो यूरोपियन स्टाइल की है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो तो पॉलिसी आपकी महंगाई कम होगी। हालांकि पाकिस्तान में जो है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोरिंग तो हुकूमत खुद करती है 80% की। आम लोग जो हैं जिनके क्रेडिट कार्ड जो यूज़ करते हैं वो भी हार्डली जो है वो इतने ज़्यादा नहीं है, जिसमें आपका प्राइवेट सेक्टर को 20% देता है। तो हमारे यहाँ हर शख्स जो है वो जितनी भी जो इंटरेस्ट को बढ़ा के ये कोशिश करते हैं महंगाई कम करने की, तो उसके रिजल्ट में महंगाई बढ़ जाती है। हमने देखा था 13.25% पे इंटरेस्ट जब गया था तो महंगाई बहुत ज़्यादा 15% से ज़्यादा हो गई थी। अब आप फिर एक दोबारा बढ़ाने की तैयारी शुरू कर चुके हो तैयारी। तो ये आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा के मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि महंगाई बढ़ाएंगे। ठीक है डॉक्टर फ़रक सलीम साहब, आज भी कुछ वज़रा के बयान मेरे सामने पड़े हैं। महंगाई पाकिस्तान में दीगर ममालिक की निस्बत बहुत कम है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तमाम ममालिक से सस्ती हैं। ये किस हवाले से ये अदाद शुमार दिए जाते हैं? देखिए, आपको कोई मईशतदान नहीं चाहिए ये समझाने के लिए कि आपकी ज़ाती मईशत कैसी जा रही है। आपको कोई वज़ीर आज़म नहीं चाहिए, आपको कोई वज़ीर नहीं चाहिए। हर पाकिस्तानी जो जाता है, आटा ख़रीदता है, चीनी ख़रीदता है, उसको पता है कि उसकी मईशत का कितना बुरा हाल है। कि मैं कोई 40 सालों से इकनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। इस वक्त जो एवरेज पाकिस्तानी की आमदन है वो तकरीबन 17,000 रुपए की मंथली आमदन है, और आटा बिक रहा है 75 रुपए किलो, चीनी है 150 से 160 रुपए किलो, जो कुकिंग ऑयल है वो 400 रुपए का लीटर मिल रहा है, 200 रुपए के दर्जन अंडे हैं, 180 रुपए के 1 किलो आपको टमाटर मिलते हैं। ये कीमतें सामने रख के और 17,000 रुपए माहाना आमदन से मुझे समझ नहीं आ रही कि एवरेज पाकिस्तानी जो है वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा। कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें कहती है कि जब तक आप 2000 कैलोरीज रोज़ की नहीं खाएंगे तो आप ताकतवर तवाना नहीं रह सकते, हेल्थी नहीं रह सकते। अब 17,000 रुपए की आमदन
और जो कीमतें मैंने आपके सामने रखी हैं, चाहे वो आटे की हों, चीनी की हों, चाहे वो कुकिंग ऑयल की हों, अंडों की हो, टमाटर की हों, वो कैसे पूरा हो रहा? यहाँ पे वजीर को सुनने के लिए कोई नहीं बैठा कि हमारी दुनिया भर में कीमतें, दुनिया भर के मुकाबले में हमारी कीमतें सस्ती हैं या महंगी हैं। यहाँ 17,000 रुपए की आमदन वाला शख्स इस वक्त गुजारा नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर फरक साहब, जब हम पेट्रोलियम मसनूआत की बात करते हैं तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान की जो कीमत है वो हमसे ज़्यादा है? हम तो उसे पाकिस्तानी रुपए के साथ कन्वर्ट करके ज़्यादा बताते हैं। देखिए, दोबारा से ये कंपैरिजन करना, ये सियासी नारे हैं। इकोनॉमिक्स की जो सोशल साइंस है उसमें कोई ऐसे फॉर्मूले नहीं पढ़ाए जाते। ये गलत है, इसका इकोनॉमिक्स का कोई बेस नहीं है। ये सियासी नारे लगाए जा रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान में इतनी कंप्लेन ना करें। ये साथ नहीं बताया जा रहा जो बताना चाहिए कि औसतन आमदन वहाँ पे कहाँ है, वहाँ पे कितनी है जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं। सिर्फ कीमत से मामला नहीं तय होता। देखिए, अगर आज अमेरिका में जो पेट्रोल का रेट है वो $1 का 1 लीटर बिक रहा है, यानी कि हमारे आप समझिए कि 170 रुपए का 1 लीटर, और हमारे यहाँ 145 रुपए का 1 लीटर है। लेकिन हमारे यहाँ जो औसतन आमदन है वो $1190 है और अमेरिका में $66,000 है। तो अब आप सोचिए कि ये कंपैरिजन नहीं बनता है। इंडिया का कंपैरिजन आप देख लीजिए तो हमारे यहाँ 1190 की एवरेज आमदन है, इंडिया में $2100 है, तकरीबन हमसे 2 गुना ज्यादा उनकी एवरेज इनकम जा रही। तो अगर आप सिर्फ एक कीमत किसी चीज की उठा लें तो साथ ही साथ उस मुल्क की आपको एवरेज आमदन भी सामने रखनी होगी। तो आप क्या ये चाहेंगे कि आप अमेरिका में रहें, आपको $1 का पेट्रोल मिले लेकिन $66,000 की आमदन हो, या आप पाकिस्तान में 145 रुपए का लीटर पेट्रोल खरीदेंगे और आपकी आमदन सिर्फ 1190 हो? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़रक सलीम साहब। शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। हुकूमत की पॉलिसियाँ इट्स सेल्फ खुद मसाइल पैदा कर रही हैं। चीनी के बुलाने की बात करें तो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि चीनी की 3 मिलें बंद कर देंगी। हालांकि चीनी क्रशिंग का सिंध में आगाज़ ही नहीं हुआ तो फिर बंद कैसे होंगी? उसके साथ साथ अगर आप एक ग्रुप की बात करें, ओमनी ग्रुप की, जिसकी 8 मिलें हैं, जो 4 लाख टन गंदम चीनी जो है वो पैदावार उसकी थी, आज 40,000 टन पे आ चुकी है। गोया अगर वो मिलें उनके अकाउंट सीज ना किए जाते, उनको वर्किंग करने दी जाती तो 4 लाख टन कम से कम गंदम चीनी मार्केट में मौजूद होती। लेकिन हुकूमत की इन्हीं नाकस पॉलिसियों के नतीजे में आज चीनी भी नापायद है, गंदम के बहरान का खदशा है। उड़ाने वाले न जाने कौन कौन से बहरान दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।